हेलो भाई बहनों, नमस्कार। आइए आपके अपनी यूट्यूब चैनल नित्य संस्कृत क्लासेज में मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग सी टेट के कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। और ये ऐसे प्रश्न है जो सी टेट के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, सी टेट के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया हुआ है, तो आप इस पे प्यारे भाई बहनों, आप इस पे बहुत ही फोकस करके बहुत ही अच्छे प्रकार से इसको देखिए और देखने के बाद इसको आप लोग रिवीजन भी करिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके एग्ज़ाम में। अब टाइम बहुत ही कम है, तो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस पे अधिक से अधिक जोर देना चाहिए। आप ऐसे प्रश्नों की जो पी वाई की अर्थात प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उन पे आप ज़्यादा कमान बनाइए, उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं, पहले प्रश्न नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है। तो पहले ऊपर निर्देश दिया हुआ है, तो आपके भी एग्जाम में इसी प्रकार से निर्देश चले आएगा कि आपको कितने प्रश्न से कितने प्रश्न तक आपको करना है। तो देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां प्रश्न संख्या करें कि नीचे जो लिखा हुआ है प्रश्न, उनसे प्रश्न संख्या 1 से 15 तक के विकल्पों का उत्तर, आप उचित उत्तर जो हैं, जो प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों के आधार पर जो उसका उचित उत्तर है उसको लिखिए। ठीक है, चुनकर लिखना है। चित्वा मिस होता है चुनकर, लिखत मिस लिखो। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट प्रश्न अर्थात पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। रटनाभ्यास कारणेन विद्यार्थीनां विकासे कीदृशी क्षति भवति। करें कि रटन अभ्यास के कारण विद्यार्थियों में किस प्रकार की क्षति हो रही है, बताइए। ये ऑप्शन है, कक्षाया अध्यापनक्रमात् ते दूरीकृता भवन्ति, कि ते अध्ययनोपरि समुचितं ध्यानं दातुम् आसक्ता भवन्ति, कि तेषां बुद्धेः विकासः न भवति, कि उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, कि तेषां आत्मविश्वासः नष्टः भवति। बताइए। कराएं कि रटन अभ्यास के कारण जब विद्यार्थियों में रटने की एक कला आ गई है, अर्थात कोई भी प्रश्न को रट कर वो याद कर लेते हैं, तो उससे विद्यार्थियों के, छात्रों के किस चीज़ का क्षति हो रहा है, किस चीज़ से का नुकसान हो रहा है। तो देखिए, कक्षा अध्यापन क्रमात् ते दूरी भवन्ति, तो कक्षा के अध्यापन के क्रम से दूरी नहीं होती, बल्कि तो पढ़ते हैं, उसको रटते हैं, उसको याद करते हैं, लेकिन ते अध्ययनोपरि समुचितं ध्यानं दातुम् आशंका भवन्ति, लेकिन वो अपने अध्ययन के परि समुचित ध्यान देने में आशंका होती है। अर्थात अभी तो जब बच्चे छोटे रहते हैं तो कोई भी छोटे छोटे सेंटेंस को वो रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक, तो हमें क्या करना चाहिए टीचर के रूप में, हमें बच्चों को समझने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, रटने पे नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी कि ते अध्ययनोपरि समुचित ध्यानं दातुम् आसक्ता भवन्ति, वह अध्ययन पे अधिक अच्छी प्रकार से ध्यान दे नहीं पाएंगे बाद में। ठीक है, तेषां बुद्धि विकास न होते, उनकी बुद्धि का विकास नहीं होता है, कि तेषां आत्मविश्वास नष्ट है, कि उनकी आत्मविश्वास नष्ट होते हैं। तो ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि ते अध्ययनो समुचित ध्यानम दातुम आसक्ता भवन्ति। चलिए आइए व्याख्या भी देख लीजिए। इसमें व्याख्या के साथ प्रश्नोत्तरी लाई हूँ मैं। तो व्याख्या देखिए, रटन अभ्यास करने से विद्यार्थी के विकास में क्षति होती है, वे अध्ययन के ऊपर समुचित ध्यान देने में अशक्त होते हैं, पूरे पाठ को समझ नहीं पाते, प्रश्नोत्तर रट लेते हैं, उनकी तर्क शक्ति भी कम हो जाती है। देखिए, तर्क शक्ति अर्थात सोचने समझने की जो शक्ति होती है वह क्षीण होने लगती है, वो नष्ट हो जाती है, वो कम हो जाती है। अतः उत्तर भी सही है। अर्थात बालक को उन्हें समझा कर हमें पढ़ाना चाहिए, न कि रटाना चाहिए कोई चीज़। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए सेकेंड नंबर, दूसरा हमारा प्रश्न है, भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक पद्धति येषः लाभः अस्ति। आगमन पद्धति के बारे में पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो आगमन पद्धति होती है उससे किस प्रकार का लाभ हो रहा है। तो कक्षायाम अनुशासनम रचितम भवति, कक्षा में अनुशासन रक्षित होता है, कक्षा में अनुशासन की रक्षा होती है कि विद्यार्थी अल्पे ये समय अधिक पठितुं शक्नोति, कि विद्यार्थी अल्प समय में अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं, कि विद्यार्थी भी गृह कार्य करणस्य आवश्यकता नास्ति, कि विद्यार्थियों को गृह कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है, कि विद्यार्थी रटन अभ्यास न कुर्वन्ति, कि विद्यार्थी रटन अभ्यास नहीं करते हैं। बताइए आगमनात्मक पद्धति क्या होती है, पहले उसको समझते हैं। आगमन पद्धति, जिस आगमन पद्धति आप लोगों ने मैथ में CDP में सब में पढ़े होंगे। तो आगमन पद्धति क्या होता है, सबसे पहले हमें उसमें उदाहरण देते हैं, उदाहरण के माध्यम से बालक को समझाते हैं। फिर इसके बाद उसका जो जैसे अगर मैथ का हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें उसको उदाहरण देना पड़ेगा, फिर इसके बाद उसके सूत्रों को बताना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले बालक पीछे क्या पढ़ा है उसके संदर्भ पे अगर हम बताएं तो वो भी आगमन पद्धति के अंतर्गत ही आते हैं। तो उससे क्या होता है कि बालक में रटन अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी प्रकार की किसी भी चीज़ को रट कर याद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो व्याख्या इसका देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, डी। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में आगमन पद्धति का यह लाभ है कि इससे विद्यार्थियों में को रटन अभ्यास नहीं करना पड़ता। आगमन शिक्षण पद्धति में विभिन्न उदाहरणों को समझाकर फिर सिद्धांत बताया जाता है, इससे समझने में सरलता होती है। शेष विकल्पों का इसमें कोई संबंध नहीं है, अर्थात इसमें एक ही ऑप्शन हमें बताना है। शेष में क्या मतलब है, जो ऑप्शन 4 ऑप्शन इसलिए दिए रहते हैं कि आप उसमें से चूज करके जो सही ऑप्शन है उस सही ऑप्शन के पास जा सके। ठीक है, चलिए थर्ड प्रश्न में चलती हूँ। अब मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ रहे होंगे। आप लोग प्लीज़ क्लास को पूरा देखते हैं तो देख लेने के बाद एक लाइक भी किया करिए। ठीक है, तो चलिए थर्ड प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए थर्ड प्रश्न हमारा कि भाषा तावत अभिव्यक्ते स्वमत व्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठं माध्यमम् अस्ति। यानी कि भाषा तावत अभिव्यक्ते स्वमत व्यक्तीकरण से वह अपने मत को व्यक्त करने की सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है। प्रचार है कि संग्रह है कि विनिमयम है कि उपयुक्त सर्वम अपि, क्या होगा। करें कि अपनी भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपनी जो भाषा उसकी है, जो उसकी बोली है, उसको वह अच्छी प्रकार के से उसको वह किसी के सामने व्यक्त करने के लिए उसका सबसे अच्छा सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या होना चाहिए। उसको प्रचार करना चाहिए कि उसको संग्रह करके रखना चाहिए कि विनिमय करना चाहिए उपयुक्त सर्वम। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, विनिमय अर्थात आदान प्रदान करना। विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान करना चाहिए। किसी भी भाषा को अगर आप किसी के साथ बोलते हैं, बातचीत करते हैं और उसकी भाषा को भी आप सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो भाषा है वो भाषा को बढ़ाने का वो सबसे अच्छा साधन माना गया है। तो देखिए व्याख्या इसकी देखते हैं। भाषा की अभिव्यक्ति का और अपने मत के व्यक्तीकरण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है विनिमय। ठीक है, आदान प्रदान करना। इससे विचार शक्ति में वृद्धि होती है। आपकी जो विचार शक्ति है
उस विचार शक्ति में वृद्धि होती है और भाषा का सशक्तिकरण होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 पे, भारतीय छात्रस्य कस्या शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति। कह रहे हैं कि भारतीय छात्रों को किस प्रकार की शिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है। मातृभाषा तथा प्रादेशिक भाषाया, मातृभाषा तथा आंग्ल भाषाया का अपितृष्टय भाषा है। कह रहे हैं कि किस भारतीय छात्रों को किस प्रकार की भाषा को अत्यधिक महत्व की आवश्यकता होती है, जिसपे सरकार भी बहुत अच्छा अपना पहल कर रही है कि इस मतलब बच्चे को किस प्रकार की भाषा देनी चाहिए। अब तो स्कूलों में लागू भी हो चुका है। तो बताइए मातृभाषा या कि मातृभाषा तथा प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा तथा आंग्ल भाषा या कि का अपितृष्ट भाषा या। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मातृभाषा। अर्थात बच्चे को उसकी माता की भाषा में सबसे पहले शिक्षा हमें देनी चाहिए, क्योंकि वह बच्चा जब घर से आता है इसको तो सबसे पहले वह माँ की भाषा को ही समझता है। तो अगर हम माँ की भाषा में उसकी मातृभाषा जो है, माँ की भाषा कहने का मतलब है कि उसके घर में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा में ही हम उसको सबसे पहले समझाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो बच्चे की प्रथम भाषा मातृभाषा है उसकी, तथा क्षेत्रीय भाषा जो होती है, बच्चे की सबसे पहली जो भाषा है उसकी भाषा मातृभाषा है। क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, उसी से अधिगम प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। दूसरी भाषा देश की भाषा या अन्य भारतीय परिवार की भाषाएं जो हमारे देश में बोली जाती हैं। तीसरी भाषा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर अंग्रेजी अथवा अन्य कोई भाषा सिखानी चाहिए। अतः भारतीय छात्रों के लिए सबसे पहले उनकी मातृभाषा में ही उन्हें शिक्षण की महती आवश्यकता होती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, करें कि अभिव्याप्य कक्षायां भाषा शिक्षणे इयम एका समस्या। इंक्लूसिव क्लासरूम अर्थात समावेशी शिक्षा। कहने का तात्पर्य है अभिव्याप्य कक्षा, समावेशी शिक्षा। समझिए आप लोगों ने CDP में समावेशी पढ़े होंगे, तो इसमें समावेशी कक्षा कहा जा रहा है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। विद्यार्थी नाम योग्यता विषयक अक्षमता कि विद्यार्थीषु परस्परम रुचि भेद कि उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण विकास अनुकूलतया असामर्थ्यम कि उपयुक्ता अधिगम समग्र अभाव। क्या होगा। अभिव्याप्य कक्षा मतलब क्या है। इसमें विद्यार्थी नाम योग्यता विषयक अक्षमता ये नहीं होगा। विद्यार्थी परस्पर रुचि भेद, जब विद्यार्थी के रुचि में ही भेद कर देंगे, अगर उसकी रुचि ही नहीं रहेगी तो कैसे पढ़ाई करेगा। तो ऑप्शन ए बी कट गया। उपयुक्त अधिगम समग्र अभाव, जब उपयुक्त उसका अधिगम का समय होगा तो उसका उपयुक्त अधिगम की जो वस्तुएं होती हैं, जो सामान्य होगी चीज़ें होंगी, उसका अभाव कर देंगे तो भी छात्र नहीं सीख सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी पे हम जाएंगे और हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण विकास अनुकूलतया सामर्थ्यम। करें कि जो उपयुक्त उसकी भाषा अधिगम का जो वातावरण होगा अगर उसका विकास हो रहा है, उसके अनुसार विकास करने में वो समर्थ है, तभी वो अच्छे से सीख सकता है। और जहाँ पे ऐसा होता है उसी को हम समावेशी कक्षा या अभिव्याप्य कक्षा या कहते हैं। करें अभिव्याप्य कक्षा में भाषा शिक्षण में यह एक समस्या है। करें कि अभिव्याप्य के में कौन सी समस्या क्या है कि उपयुक्त भाषा
ज्ञान के लिए वातावरण विकास की अनुकूलता की असमर्थता, क्योंकि कक्षा में यदि बाहरी चीज़ों का समावेश नहीं होगा तो उसमें अभिव्याप्यता नहीं संकुचिता है। करें कि अगर हम कक्षा में किसी बाहरी चीज़ों का अगर समावेश नहीं कर रहे हैं तो उसमें अभिव्याप्यता नहीं होगी। ठीक है। इसमें कहने का तात्पर्य यही है कि जो अभिव्यापक कक्षा में भाषा शिक्षण एक समस्या ही पूछा जा रहा है इसमें कि अभिव्यापक कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या क्या है। तो उपयुक्त जब वातावरण का विकास नहीं किया जाएगा और उपयुक्त कक्षा में जब बाहरी चीज़ों का समावेश, बाहरी चीज़ों का मतलब कि जो बालक को समझने के लिए उसमें उसको बाहरी चीज़ों के द्वारा, जैसे अगर हम किसी पेड़ के बारे में बता रहे हैं तो कभी हम उसके सामने एक छोटा सा पेड़ ला के भी दिखाएं तो उसे जब हम उन चीज़ों का समावेश करेंगे तो बालक बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर से अधस्तनेषु कथम उत्तरम मातृभाषा शिक्षणोपयोगी ज्ञान लक्ष्येषु अन्यतम नास्ति। उच्चारणस्य ज्ञानार्जनम कि भाषागत विभिन्न प्रकरणानां लेखानां ज्ञानार्जनम कि भाषा तत्वानां प्रभुत ज्ञानम प्राप्ति कि विषय वस्तु ज्ञान अर्जनम। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, एक बार व्याख्या देख लेते हैं कि मातृभाषा के शिक्षण के लिए उपयोगी ज्ञान लक्ष्यों में विषय वस्तु का ज्ञान अर्जन नहीं है। भाषा ज्ञान के लक्ष्यों के अंतर्गत उच्चारण, लेख, भाषा तत्व तथा भाषा तत्व का ज्ञान ये सब आते हैं, किंतु विषय वस्तु का ज्ञान अर्जन नहीं आता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखितेषु वा पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते। करें टीचिंग मेथड से प्रश्न है ये, बताइए। चलिए चयन पद्धति, रुचि पद्धति, और अगले पे चलते हैं तब दिखेगा हमें पूरा ऑप्शन। इसमें पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा था हमें। हाँ देखिए, चयन पद्धति, रुचि पद्धति, प्रेरणा पद्धति, उपयुक्त सर्वम। करें कि निम्नलिखितेषु का व पद्धति शिक्षण पद्धति। करें कि जो नीचे लिखा हुआ इसमें से कौन सी शिक्षण पद्धति है, टीचिंग मेथड है कि नहीं। चयन पद्धति है जी, रुचि है जी, प्रेरणा पद्धति होती है जी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी पर हम जाएंगे, हमारा सरकारी ऑप्शन राइट होता है। उपयुक्त सभी टीचिंग मेथड हैं। आइए एक बार व्याख्या देख लेते हैं कि उपयुक्त सभी पद्धतियां शिक्षण पद्धतियां कहलाती हैं। चयन पद्धति कक्षा में बुद्धि क्षमता के अनुसार छात्रों का चयन करके उन पर ध्यान देना। रुचि पद्धति छात्रों की रुचियों के अनुसार अध्यापन करवाना। और प्रेरणा पद्धति उनको उत्तम करने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न हमारा है, भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्त भवति। शुद्ध उच्चारणार्थम, शुद्ध लेखनार्थम, शुद्ध पाठनार्थम न कश्चित। तो यानी कि भाषा शिक्षण की श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य मैं कर रही हूँ, दृश्य सामग्री के बारे में ही, ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो उपयुक्त भवति, शुद्ध उच्चारण में अगर हम दृश्य सामग्री का अगर प्रयोग करते हैं बच्चों के सामने, छोटे बच्चे हैं और उनके सामने अगर हम दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं तो दृश्य सामग्री के द्वारा, दृश्य सामग्री मतलब जैसे प्रोजेक्टर हुआ, टीवी हुआ और कंप्यूटर हुआ, इस प्रकार के अगर चीज़ों का प्रयोग करके अगर हम उनको पढ़ाते हैं, टेक्निकल चीज़ों का प्रयोग करके हम अगर पढ़ाते हैं तो बच्चे शुद्ध उच्चारण अर्थ में, उनके उच्चारण में शुद्धता आएगी, अर्थात उनसे सीखेंगे कि वह किस प्रकार से उच्चारित कर रहे हैं, वो अक्षर किस प्रकार से उच्चरित हो रहा है, तो उनको सीखेंगे। तो शुद्ध उच्चारण के अर्थों को समझेंगे। शुद्ध लेखनार्थम, किस प्रकार से वो लिखा जा रहा है, जैसे क बन रहा है
तो किस प्रकार से बन रहा है उसमें, उसको लिखना भी सीख जाएंगे, शुद्ध पढ़ना भी सीख जाएंगे। न कश्चित अर्थात इसमें से कोई नहीं। तो व्याख्या देखिए इसकी, भाषा शिक्षण में दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग शुद्ध उच्चारण, लेखन या पठन में नहीं होता है। इसका उपयोग छात्रों को अवबोध कराने में होता है, इसलिए उत्तर डी सही है। कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण में जो दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग हो शुद्ध उच्चारण और लेखन तथा पठन में नहीं होता है। कह रहे हैं कि शुद्ध उच्चारण, लेखन और पठन में नहीं होता है, इसका उपयोग छात्रों के अवबोधन कराने में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। फिर आज के लिए इतना दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है।